नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग जनवरी के लिए पढ़ रहे हैं। जनवरी की जो सीरीज चल रही है हमारी जनवरी सीपीसीटी एग्जाम के लिए, उसमें आज ये चौथे नंबर का वीडियो है। इसके बाद हम लोग मंडे से पढ़ेंगे लाइव क्लासेस, तो उसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हम लोगों ने एप्लीकेशन, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं करे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उसमें फ्री टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं, साथ में आपको पेड कोर्सेज भी मिल रहे हैं कि यहाँ से अगर आपको कोई कोर्स लेना हो तो आप वो भी ले सकते हो, है ना। इसकी डिटेल जो है वो आप एक बार लगे तो और देखें। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं फिलहाल, है ना। पहला जो हमारे पास में है वो टेस्ट सीरीज है, जो कि मॉक टेस्ट होंगे और इसमें 52 नंबर के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको 15, और फुल लेंथ के मतलब 75 नंबर के टेस्ट मिलेंगे आपको 5। टोटल मिला के 20 टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं और इसका प्राइस भी हम लोगों ने 219 रखा हुआ है, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 18 जनवरी, मतलब जनवरी वाले एग्जाम। इसके अलावा यहाँ पर एक कोर्स हम लोगों ने और डाला है और ये है 599 का कोर्स। इसमें आपको सीपीसीटी के एमसीक्यू मिलने वाले हैं, जो कि टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आपको ये एमसीक्यू अलग अलग मिलेंगे पूरा, है ना। और हर एक टॉपिक के 100 से 125 क्वेश्चन, 80 से, जिसपे कम क्वेश्चन होंगे उसमें 80, मैक्सिमम 150 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के एमसीक्यू फॉर्म में आपको वहां पर मिलने वाले। साथ ही ये जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको थी, ये टेस्ट सीरीज आपको इसी के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और इसका प्राइस हो जाएगा 599 और इसकी भी जो वैलिडिटी है आपकी, ये मिलेगी आपको 18 जनवरी तक के, मतलब जनवरी वाले एग्जाम के लिए। ये दोनों हो गए। इसके अलावा ये एक मास्टर क्लास जो हम लोग जारी कर रहे हैं, इसका नाम भी हमने रखा है जीरो टू हीरो, मतलब कि जिसने कंप्यूटर या तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है या फिर बार बार एग्जाम दे रहे हैं और 4-5 नंबर 2-3 नंबर से उसका एग्जाम रुक रहा है, तो उसके लिए होने वाली है ये वाली क्लास। इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, कंप्यूटर सारा का सारा पढ़ने को मिलेगा। साथ ही इसमें ये वाला जो कोर्स है मतलब एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज, ये भी इसके अंदर आपको इंक्लूडेड मिलने वाली है। और साथ ही, है ना, इसमें आपको डिस्काउंट, मतलब ये वाला जो क्लास है इस प्राइस में नहीं मिलके आपको मिलेगी 1197 में, ठीक। इसमें एक खास बात ये भी है कि इसमें हम नए साल का भी ऑफर लगा दे रहे हैं, मतलब कि ये जो क्लास मिलने वाली है आपको, इसकी वैलिडिटी होने वाली है मार्च के एग्जाम तक। मतलब कि इसको सब्सक्राइब करके और हम लोग जनवरी और मार्च दोनों एग्जाम को हम इसमें जोड़ दे रहे हैं, मतलब इसकी वैलिडिटी होने वाली है 15 मार्च तक, ठीक है। तो ये वाला जो कोर्स है ये बहुत हेल्दी होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जैसे कि हम बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, आप अगर हमारे साथ में हो तो आप निश्चित रहिए, आपका एग्जाम निकालने की जवाबदारी हमारी होने वाली, ठीक है। इसलिए ये वाला बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है और इसकी वैलिडिटी मार्च तक के है, इसकी और इसकी वैलिडिटी जनवरी मतलब 18 जनवरी तक के होने वाली है, ठीक है। और इन तीनों की अगर हम बात करें, स्पेशली हम इसकी और इसकी बात करें, तो यहाँ पर एमसीक्यू और यहाँ पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको उसी एप्लीकेशन में मिलने वाली है। तो आप अच्छे से पढ़िए, आंसर बढ़िया लगाइए और क्वालिफाई हो जाइए। चलिए तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन है आज का पहला, मैक्रोज वाली एक्सेल फाइल का खालिस्तान डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है ना। मतलब मैक्रोज की जो फाइल होती है एमएस एक्सेल में होती है, पहली चीज याद रखिए, वर्ड में भी हम लोग यूज करते हैं और ज्यादातर मैक्रोज जो होता है उसको यूज किया जाता है एक्सेल। तो एक्सेल में जो मैक्रोज फाइल होती है उसका खालिस्तान बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, बस ये हमको बताना है। मैक्रोज क्या होता है इस पे हम पहले बात करेंगे। मैक्रोज क्या होते हैं, जब भी हम एक्सेल में सीट्स बनाते हैं, अलग अलग सीट हम बनाते हैं, तो उन सीट में एक जैसी सीट जब हमको बनाना होता है तो हम एक सीट जब सेट करते हैं, उसमें सारी सेटिंग्स वगैरह हम लगाते हैं, उससे हम मैक्रोस को ऑन कर देते हैं। तो हम लोग उसमें जितनी भी सेटिंग अप्लाई करते हैं, मैक्रोस उनको रिकॉर्ड कर लेता है। फिर उस रिकॉर्डेड मैक्रो को हम मल्टीपल सीट्स से, मतलब कितनी भी बार सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, अदर सीट्स पर, और वो अपने आप क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेटिंग्स। मैक्रोस क्या रिकॉर्ड करता है, सेटिंग्स को रिकॉर्ड करता है, डाटा को रिकॉर्ड नहीं करता है, ये याद रखना, है ना। तो उसकी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है XLS और M, है ना। इसको याद रखिएगा, XLS M जो होता है ये है मैक्रोस की फाइल का एक्सटेंशन, और याद रखिएगा
चलिए इसके बाद है हमारे पास में एक्सेल में A3 कॉमा B13 कॉलन B20 कॉमा C7 का क्या मतलब है, मतलब ये क्या चीज है ये हमसे। देखिए बेसिकली ये है तो क्या सेल एड्रेस, लेकिन अगर हम देखें A3 के बाद क्या लगाया, कॉमा लगाया। कॉमा का यूज हम कब करते हैं, जब हमको अलग अलग सेल चुननी हो, एक जैसे सेल नहीं चुन के अलग अलग सेल चुननी हो तब हम कॉमा यूज करते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा उसने, B13 लिखा हुआ है और बीच में क्या लगा दिया उसने, कॉलन, और फिर लगा दिया B20। कॉलन हम कहा यूज करते हैं, जब हमको रेंज की बात करनी हो, यहाँ से लेके बाहर तक कंटिन्यूस, है ना, तब हम बीच में क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं, है ना। उसने फिर कॉमा लगाया, C7 कर दिया। तो ये क्या है, ये हमसे पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ पर हमारे क्या बोल रहा है, रेंज बोल रहा है, यूनियन बोल रहा है, फार्मूला बोल रहा है और जनरल बोल रहा है। जनरल तो ये है, सेल एड्रेस है उसमें, है ना। यूनियन भी नहीं है ये, और फार्मूला भी ऐसा नहीं होता है। फार्मूला यहाँ सामने हम जो भी लिखेंगे, सम लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, है ना, ये मैक्सिमम मिनिमम संख्या ज्ञात करने के लिए, या नाउ जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे वो सारे के सारे फॉर्मूले। ये फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ क्या है हमारे पास में, ये रेंज है भैया, है ना। कि हम यहाँ पर मान लो हमने सम लिख दिया, है ना, तो सम करने के लिए ये क्या मिल गई हमको, इतनी रेंज मिल गई है, इतनी सेल एड्रेस मिल गई, इसके अंदर जो संख्या होगी उसी का क्या निकालेगा, वो सम। और याद रखना जो भी फार्मूला होता है ना, किससे स्टार्ट होता है, वो इक्वल से स्टार्ट होता है एमएस एक्सेल में, इसको भी आप याद। चलिए इसके बाद है एमएस एक्सेल में सीट सूचना और प्रविष्टि पॉइंट लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए किस बार का उपयोग करता है। मतलब ऐसी कौन सी बार होती है जिसमें क्या होगी, सीट की सूचना, मतलब सीट मतलब जो वर्कशीट होती है उसके बारे में डिटेल या जानकारी आपको मिले, है ना। और जो प्रविष्ट पॉइंट है, जो आपका इंसर्शन पॉइंटर होता है, उसकी लोकेशन भी आपको दिखती है। तो यहाँ हमारे पे बात हो रही है, यहाँ पे रूलर, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार और टाइटल बार, हम सभी की बात कर लेते हैं। रूलर की अगर हम बात करें तो रूलर एमएस एक्सेल में होता ही नहीं, ये वर्ड में होता है, एमएस वर्ड। स्क्रॉल बार की बात करें तो स्क्रॉल बार दो होते हैं, एक पेज को वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे सरकाने के लिए, और एक हॉरिजॉन्टल मतलब कि लेफ्ट राइट सरकाने उसके लिए। वहां पर टाइटल बार है, टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, जहां पर क्या दिखाएगा आपको, फाइल का नाम दिखाता है और एप्लीकेशन का नाम भी दिखाता है, तो सबसे ऊपर पट्टी है टाइटल बार की। अब बच गया हमारे पास में क्या, स्टेटस बार बन गया, तो हम इसका आंसर लगा देंगे, स्टेटस बार में हमको सीट से संबंधित सूचनाएं दिखती, ठीक है। चलिए, और ये कहा होती है, पेज में सबसे नीचे की तरफ। इसके बाद में है एमएस एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में कितनी पंक्तियां होती है ना। एमएस एक्सेल जो हम लोग यूज करते हैं, अभी हम यूज करते हैं 2007, है ना, या फिर हम 365 की बात करें, 21 की बात कर ले, 10 की बात कर ले, सब लेटेस्ट, 7 के ऊपर सारे क्या है, लेटेस्ट। इसमें कितनी होती है हमारे पास में रो, है ना, कितनी रो होती है ये हमसे पूछ रहा है। तो हमारे पास में इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, ये जो पहला वाला ऑप्शन है 1048576, इतनी इसमें क्या होती है हमारे पास में, रो होती है ना। और अगर कॉलम पूछेगा तो XFD तक के कॉलम इसमें होते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। ये नए वर्जन, पुराने वाले में कम होती है। फिर हमारे पास एमएस एक्सेल में संख्याओं को खालिस्तान डेटा प्रकार का उपयोग करके एक मुद्रा प्रतीक, है ना, मुद्रा मतलब क्या है, करेंसी, मुद्रा प्रतीक के साथ समूहीकृत और पूर्व निर्मित किया जा सकता है। मतलब कि एक्सेल की जो सेल होती है, या हमारा कॉलम होगा या रो होगी, उसको हम इस फॉर्मेट में असाइन कर सकते हैं, है ना, समूहीकृत मतलब ग्रुप बनाकर, और एक फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे तो वैसा दिख जाएगा क्या। तो वो कौन सा फॉर्मेट हम अप्लाई कर सकते हैं, ये हमसे पूछता है। इसके लिए मुद्रा के लिए, करेंसी के लिए, है ना, संख्या उसमें ऑलरेडी हमको बोल रहा है अकाउंटिंग, करेंसी, बोथ ए एंड बी और नाइदर, मतलब कोई नहीं। तो देखिए याद रखिए कि अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में बात किसकी होती है, मुद्रा की बात होती है। और अगर हम करेंसी की बात करें तो इसमें बात किसकी होती है, मुद्रा की ही बात होती है, पैसों के लेन देन की ही बात यहाँ पर भी है, वहां पर भी। इसलिए हमारे पास में ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, इसको हम राइट आंसर लगा दें, ठीक है। अभी लाइव क्लास स्टार्ट होगी मंडे से, तो उसमें आपको भी आंसर लगाने का मौका मिलेगा ना, लेकिन आंसर कौन लगा पाएगा, जिसने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है ना। तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, आज सब्सक्राइब करोगे तभी आप इसको मंडे जब लाइव क्लास आएगी उसमें आप अटेंड कर पाओगे लाइव क्लास में क्वेश्चंस, ठीक है, तो यूट्यूब पे रहेगी।
तो यूट्यूब चैनल याद से सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करो जरा सा, है ना, ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। अगला है हमारे पास में एमएस एक्सेल प्रोग्रामिंग के लिए विजुअल बेसिक के एक-एक वर्जन को सपोर्ट करता है ना? मतलब कौन से वर्जन को सपोर्ट करता है एमएस एक्सेल, ये हमसे पूछ रहा है ना? जब भी हम एमएस एक्सेल में प्रोग्रामिंग करते हैं, है ना? तो विजुअल बेसिक के किस वर्जन का सपोर्ट लिया जाता है, बस ये हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में है जावा बेसिक, जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका यूज वेब पेज डिजाइनिंग में हम लोग करते हैं, है ना? एएसपी डॉट नेट का यूज भी हम वेब पेज में करते हैं, है ना? साथ इसका भी हम क्या करते हैं? वेब पेज में ही करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हालांकि ये। तो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं विजुअल बेसिक और एप्लीकेशन वीबीए, इसका यूज करते हैं। और अभी हमने मैक्रो भी देखा, तो मैक्रो में भी हम वीबीए का ही यूज करते हैं, ये भी याद है ना। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। हाँ, आपको बताया नहीं, फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती है। पहला होता है फुल फॉर्म, दूसरा होता है शॉर्टकट कीज और तीसरे होते हैं फाइल एक्सटेंशन। फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशन, और ये बहुत ज्यादा होते हैं, इनको याद रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है अगर हम काम नहीं कर रहे हो कंप्यूटर पे तब, है ना। अभी हमारे पास बहुत समय, अभी हमारे पास इतना समय है कि हम बहुत सारी शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म, एक्सटेंशन याद कर सकते हो, सारा कुछ पढ़ सकते हो, बहुत पर्याप्त समय भी हमारे पास में है। तो यहाँ से आप डेली 5-5 शॉर्टकट की, 5-5 फाइल एक्सटेंशन और 5-5 फुल फॉर्म याद करना चालू करोगे आज से, है ना। तो आपको 40 दिन जब मिलते हैं तो आप तो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से याद करो, 4-4 सब मिला के हम लोग 1000 के ऊपर याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और याद रखना कि हर दिन उसको रिपीट करना है। आज जो 5 पढ़ लिए है, 4 पढ़ लिए है, अगले दिन उसी को आपको रिपीट करना है, फिर नए वाले पढ़, है ना। तो बहुत सारे लोग तैयार कर लेंगे, तो तैयार कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, है ना। चलिए, कौन से चार्ट में ग्रिड लाइन नहीं होती? मतलब एमएस एक्सेल में जो चार्ट हम लोग यूज करते हैं, तो ग्रिड लाइनें किसमें नहीं होती? तो पहले हम ग्रिड लाइन की बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे साथ नए बच्चे भी हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बेसिक पढ़ेंगे हम लोग, और जो पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उनके हिसाब से भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ग्रिड लाइन के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ग्रिड लाइन क्या होती है? इस तरीके से जो लाइनें होती है ना, आड़ी और खड़ी लाइनें। और इसमें ग्रिड लाइन हम कब बोलते हैं इन लोगों को? जब ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। अरे तो ऐसी जितनी भी लाइनें होती हैं इनको ग्रिड लाइन कहते हैं। हम ग्राफ पेपर में यूज करें, जो ग्राफ पेपर होता है वो ग्रिड लाइन पे आधारित होता है। एक्सेल में जो लाइनें होती है रो और कॉलम की, जो पीछे बैकग्राउंड में दिखती रहती है हमको लगातार, वो भी क्या होती है? ग्रिड लाइनें ही कहलाती है, याद रखिएगा। हम वर्ड में भी ला सकते हैं। तो ऐसा कौन सा चार्ट है जिसमें इन ग्रिड लाइनों का प्रयोग नहीं किया जाता है? ये हमसे बार चार्ट। बार चार्ट इस तरीके से अगर हम बनाते हैं कि कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट कैसा बनता है? ऐसा आड़े बनता है। तो यहाँ पर बार बार चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों में तो हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमको एक्यूरेट पॉइंट पे जाके मार्क करना है। लाइन चार्ट की अगर बात करेंगे तो लाइन बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए? ग्राफ चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए। पाई चार्ट जो होता है, इसमें हमको ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है, ग्राफ की जरूरत हमको इसमें नहीं है, ग्रिड लाइन की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पाई चार्ट है इसमें एक ही वैल्यू को हम लोग शो कर पाते हैं और वो इस तरीके से बनता है, और उसमें इस तरीके से स्लाइस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। इसके परसेंटेज के आधार पर बटाई होती है वैल्यू, ठीक है। अगला है एमएस एक्सेल में मैक्रोस देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी। मतलब एमएस एक्सेल में पूछ रहा है वो मैक्रोस की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक। तो मैक्रोस क्या होते हैं? हमने इसके पहले के प्रश्न में देख लिए। शॉर्टकट की क्या होती है तो वो भी याद रखिए आप। आल्ट F8 जो होती है ये मैक्रोस की शॉर्टकट की है, इसको रट लीजिए, ठीक। अगला है किस नेटवर्क का उपयोग एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है ना। मतलब ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसका उपयोग क्या करेंगे? एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हार्डवेयर, है ना, या जो भी देखना चाहे डिवाइस लिख देते, ठीक। तो किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? यहाँ पर है हमारे पास हब, राउटर, स्विच और गेटवे। हम सबकी बात कर लेते हैं। हब क्या करता है? तो हब और स्विच दोनों की अगर हम बात करें तो नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए हब या स्विच का प्रयोग किया जाता है। हब की अगर हम बात करें तो हब यूज प्लग करो चालू हो जाता है, जबकि स्विच क्या होता है? स्विच ये वाला, है ना। इसको जब भी हम यूज करते हैं तो हमको इसको कॉन्फ़िगर करना, कॉन्फ़िगर कर देंगे हम तो सिक्योर हो जाएगा। जबकि हब सिक्योर नहीं होता है, कोई भी यूज कर सकता है पोर्ट बदल।
राउटर की अगर हम बात करें तो राउटर क्या करता है, तो राउटर जब जब भी हम नेटवर्क में डाटा भेजते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जाता है, जिन्हें हम पैकेट कहते हैं। तो पैकेट को कौन से रास्ते से भेजना है और कहाँ डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, वो सारी जिम्मेदारी किसकी है, राउटर की होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो पैकेट होते हैं उनकी फिल्टरिंग कौन करता है, तो वो राउटर करता है ना। वो डिसाइड करेगा कौन से रास्ते से जाएगा कौन सा डाटा। फिर हमारे पास है गेटवे, है ना। गेटवे क्या करता है, तो जब भी दो नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है, दो अलग अलग नेटवर्क को अगर आपस में जोड़ रहे हैं, वहां हम गेटवे का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं गेटवे का प्रयोग, गेटवे क्या करता है कि जो उधर से डाटा आता है उसकी जांच करता है ना। और साथ में वहां पे जब दूसरे नेटवर्क से जब डाटा आता है तो उसके अपने प्रोटोकॉल होते हैं और इस नेटवर्क के अपने प्रोटोकॉल। तो गेटवे क्या करता है, जो बाहर से डाटा आया है उसके प्रोटोकॉल को बदल देता है यहाँ की प्रोटोकॉल, है ना। इसीलिए गेटवे को प्रोटोकॉल परिवर्तक भी कहते हैं, है ना। बस ये भी याद रखिएगा इसको, और ये इसका अगला प्रश्न है, एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल के प्रश्न है ना। और हमसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा विकल्प है जो कुछ शर्तों के साथ में, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग उसको कंडीशन दे सकते हैं, उसके अनुसार क्या करेगा, वो पंक्तियों को प्रदर्शित करेगा, मतलब हमारे डाटा को प्रेजेंट करेगा हमारे रूल्स, जो भी हम कंडीशन उसको दे दिए उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे फाइंड है, फॉर्मेट है, फिल्टर है, सॉर्ट, सबको देख लेते हैं। फाइंड क्या होता है हमारे पास में, फाइंड किसी टेक्स्ट, पर्टिकुलर टेक्स्ट या नंबर को ढूंढने की बात अगर होगी तब हम फाइंड का यूज करते हैं, एक ही दे सकते हैं हम। फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हम उसमें फॉर्मेट लगाते हैं, है ना। ये जैसे कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, जैसे सेल की फॉर्मेटिंग होती है, अलाइनमेंट वगैरह की बात हम कर ले उसमें, है ना, या फिर हम उसके बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की बात कर ले, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। अब यहाँ बसते हमारे पास दो चीजें, एक सॉर्ट है और फिल्टर है। सॉर्ट में हमको जो ऑप्शन मिलता है वो फिक्स रहता है, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, ए से जेड या जेड से ए, या आरोही या अवरोही क्रम में सेट कर सकते हैं। बस इतने ऑप्शन हमको उसमें मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिल्टर होता है इसमें हमको सॉर्ट वाले भी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ में इसमें हम अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं। हम कलर वाइज भी देख सकते हैं, वैल्यू वाइज भी देख सकते हैं, नेम वाइज भी देख सकते हैं, है ना, और टेबल वाइज भी देख सकते हैं, फील्ड वाइज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन होता है ये हमारे प्रश्न से बिल्कुल मेल खाता है, इसलिए ये आंसर हम लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ एक बात, ये सब एक एक काम के लिए है, जबकि इसमें मल्टीपल काम कर सकते हैं, ये भी। फिर हमारे पास डेटाबेस का हिस्सा क्या है जिसमें केवल एक ही प्रकार की जानकारी होती है ना। तो डेटाबेस का क्वेश्चन आ गया है, डेटाबेस का कौन सा हिस्सा होता है जिसमें एक ही प्रकार की जानकारी होती है। डेटाबेस में याद रखना आप, डेटाबेस में क्या होता है, टेबल होता है। इस तरीके से जब भी डेटाबेस तैयार होता है तो इस तरीके से हमारे पास में टेबल होता है। सबसे ऊपर हम हेडिंग लगाते हैं, देन इसमें हम जानकारी डालते हैं। तो जो हेडिंग लगाते हैं, हम मान लो लिख दिया हमने यहाँ पर नेम, यहाँ पे लिख दिया हमने एड्रेस, यहाँ पे लिख दिया पिन नंबर, यहाँ पे लिख दिया हमने मोबाइल नंबर, इस तरीके से हम हेडिंग लगाते हैं। यहाँ पे अगर हमने कुछ जानकारी डाली तो इस पर जो भी डालेगा क्या होगा, वो नेम ही होगा। यहाँ पे सारे क्या है, नेम है। यहाँ पे जो एंट्री डालेंगे क्या आएगी, वो एड्रेस की आएगी, यहाँ पर पिन कोड की आएगी, यहाँ पे मोबाइल नंबर की आएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ नेम लिखा हुआ, तो यहाँ पे सारी जानकारी कैसी है, एक जैसी जानकारी है। और ये प्रश्न क्या बोल रहा है, डेटाबेस का हिस्सा क्या है जिसमें केवल एक ही प्रकार की जानकारी होती है। तो यही पर है एक एक प्रकार की जानकारी। तो हमसे इसके बारे में पूछ रहा है कि जब ऊपर नेम लिखा है या एड्रेस लिखा है या पिन कोड लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, इससे हम क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है हमको रिपोर्ट, रिपोर्ट तो होगा नहीं, है ना। रिपोर्ट तो क्या होगा, ये सारा कुछ जो होगा आपको ये पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। रिकॉर्ड क्या होगा, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का ये रिकॉर्ड आ जाएगा। फाइल क्या होगी, तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड आपस में सेव होंगे और उसकी फाइल बनेगी। ये जो ऊपर हमारे पास में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फील्ड, है ना। भैया आपसे भी पूछा जाएगा ना, आप कौन सी फील्ड से हो, जैसे मुझसे पूछा जाएगा कौन सी फील्ड से हो, है ना। तो वो जो फील्ड होती है, पर्टिकुलर एक फील्ड है और मैं उसी दायरे में आता हूँ, आप भी उसी दायरे में आते हैं, तो वो होता है यहाँ ऊपर जो हम लगाते हैं। जैसे स्टूडेंट लिखेंगे तो यहाँ पे सारे क्या आएंगे, स्टूडेंट नहीं आएंगे। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, स्तंभ संख्या 3 और पंक्ति संख्या 6 को खालिस्तान नाम द्वारा दर्शाया जाता है। सेल एड्रेस निकालना है।
है ना। यहाँ पे क्या दे रहा है, स्तंभ संख्या 3 है और पंक्ति संख्या 6 है ना। तो अगर हम ऐसी बात करें यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा बना लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास में हो गया है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्तंभ संख्या 3, तो हमको एक कॉलम और बना लेते हैं। कॉलम की बात कर रहा, तो ये हमारा मान लो क्या हो गया, ए बी और सी, ये 1 2 3 है ना। स्तंभ मतलब कॉलम को हम लोग अल्फाबेट से ए बी सी डी इससे दर्शाते हैं, और जो रो हमारे पास में होती है उस रो को हम किससे दर्शाते हैं, नंबर से, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। प्रश्न बोल रहा है स्तंभ संख्या 3 मतलब कौन सी है हमारे पास में, सी है ना, और पंक्ति संख्या क्या है, 6, मतलब कि ये वाला जो एड्रेस हमारे पास यहाँ बन के आ रहा है सेल एड्रेस, इसकी बात कर रहा है ना, नीचे वाला। तो इसका क्या एड्रेस होने वाला है, सी, और ये क्या है, 6। तो C6 जो होगा ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है एक सुनिश्चित सेल एड्रेस में पंक्ति नंबर और कॉलम लेबल से पहले खालिस्तान संकेत जोड़ा जाता है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सुनिश्चित सेल एड्रेस क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, जब भी हमको किसी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाना पड़ता है, मतलब कि वो फिर बदला नहीं जा सकता, वैसा का वैसा रहने वाला है ना। क्या होगा, सुनिश्चित है ना, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट। तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट को हम लोग जब भी सेल एड्रेस लगाते हैं, मान लो हमने अभी लगाया था, क्या लगाया था, C6 लगाया था। हमको एब्सोल्यूट बनाना है तो क्या लगा देंगे हम, इसके पहले डॉलर लगा देंगे। क्या लगाया हमने, डॉलर लगाया, C फिर डॉलर लगाया और 6। अब ये क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट, ये चेंज नहीं होगा। जब ये फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा, ये जैसा का वैसा रहने वाला है, जिसके बारे कॉपी पेस्ट करेंगे, ये चेंज नहीं। ठीक है। उसके अगला प्रश्न है MS एक्सेल में मैक्रोस को खालिस्तान का उपयोग करके लाया जा सकता है ना। मैक्रोस को किसका इस्तेमाल करके लाया जा सकता है, तो हमको बोल रहा है बटन से ला सकते हैं, की स्ट्रोक से ला सकते हैं, दोनों से ला सकते हैं, दोनों से नहीं ला सकते। तो मैक्रोस जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है ना, अगर की स्ट्रोक की बात करें तो क्या आएगा, Alt F8 है ना, ये की स्ट्रोक है, ये हमारी क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट की है, इससे हम ला सकते हैं है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बटन का, क्या हम बटन से ला सकते हैं, तो हाँ हम बटन से भी उसको लेकर आ सकते हैं। कैसे, हमारे पास MS एक्सेल में रिव्यू टैब होता है, रिव्यू टैब में लास्ट में हमको मिलने वाला है मैक्रोस का ऑप्शन। ठीक है। तो रिव्यू टैब में मैक्रोस का ऑप्शन हमको मिलता है, मतलब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो भी हमारा मैक्रोस ऑन हो जाएगा, या फिर हम Alt F8 प्रेस करेंगे तो भी हमारा मैक्रो ऑन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ये वाला। अगला है MS एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है ना। अब हमको क्या करना है भैया, चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने की शॉर्टकट की मतलब चार्ट नहीं बनाना है ना, चार्ट बनाना। MS एक्सेल में चार्ट होते हैं ना, मल्टीपल टाइप्स के, बार है, कॉलम है, स्टैक है ना, सेक्टर है, पाई हमने देखा ही है। तो ये चार्ट जब हमको बनाने होते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं, ये पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जब शॉर्टकट की दी है, इसमें हम यूज करते हैं F11 का यूज करेंगे तो हमारा चार्ट सीट ओपन हो जाएगी, और फिर देन हम बना लीजिए चार्ट जो भी बनाना है वो वाला। ठीक है, इसको याद रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सेल में रेफरेंस मटेरियल के माध्यम से खोजने के लिए ओपन रिसर्च टास्क पैन के लिए शॉर्टकट की क्या होने वाली है। देखिए, MS एक्सेल का क्वेश्चन है फिर से। अब रेफरेंस मटेरियल के माध्यम से खोजने के लिए ओपन रिसर्च टास्क पैन, इसको ओपन करना है ना, तो इसके शॉर्टकट की कहां से लेकर आएंगे, है ना। तो मैं पहले फोकस करा दूंगा, हमका यहाँ पर फोकस कर लीजिए आप, है ना। ये क्या फोकस है, रिसर्च टास्क। रिसर्च का ऑप्शन कहाँ मिलता है, बस इतना से याद रखिए। टास्क भी फिलहाल भूल जाइए। MS एक्सेल में क्या है, रिसर्च वाला ऑप्शन हमको कहाँ मिलता है, इस पर हम बात करेंगे। MS एक्सेल में जो रिसर्च वाला ऑप्शन हमको मिलता है, तो कहाँ मिलेगा, रिव्यू टैब में मिलने वाला। ठीक, रिव्यू टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन हमको मिलता है वो मिलता है प्रूफिंग का। प्रूफिंग में हमको ऑप्शन मिलता है ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने का, थिसारस का, और वही हमको ऑप्शन मिलता है किसका, रिसर्च का ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा क्या टास्क पेन खुल जाता है, मतलब कौन सा वाला, रिसर्च टास्क पेन खुलेगा, कहां पर, राइट साइड में, मतलब इस तरफ में पेज में खुल जाता है। यहाँ से हम रिसर्च कर सकते हैं, किसी
कोई वर्ड पर या कोई टॉपिक आप उसको दे देंगे तो उस पर रिसर्च करके आप देख सकते हो। हमको बोल रहा है कि इसको हम ओपन कैसे करेंगे, है ना? ये जो ऑप्शन दी है इनके माध्यम से। तो हम क्या करेंगे, किसी भी हमारे पास सेल होगा, उस सेल में हमने कोई नाम टाइप कर दिया, कुछ भी नाम टाइप कर दिया, है ना? देन हमने क्या किया, आल्ट को प्रेस करके रखना है आपको और फिर इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। आल्ट प्रेस करके रखा है और माउस से इस पे हम क्लिक कर देंगे इस सेल पर। तो वैसे ही इधर क्या हो जाएगा, राइट साइड में आपका टास्क पेन ओपन हो जाएगा, रिसर्च टास्क पेन, और फिर आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। तो ये वाले आंसर को आप याद रखिएगा और कहाँ मिलता है उस पर भी हमने बात कर। चलिए, इसके बाद हमारे पास में है एक वर्कशीट में अधिकतम खालिस्तान पंक्तियां हो सकती है ना? अभी हम लोगों ने उसमें देखी थी, जो नए वर्जन है ना, 1048576, है ना? और इसमें कितनी होती है, तो आज जो पुराने वर्जन हमारे पास में थे इसमें 63,000, है ना, 65536, है ना? उसमें कितनी है, 1048576, उसमें उतनी है और इसमें 65536 है। बस इतना सा याद रखना है। फिर है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य करता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछते रहता है। एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी सहायता से दिनांक और समय, डेट और टाइम दोनों को हम एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो सीधे सीधे क्या है, नाउ का। इस ऑप्शन को जब हम यूज करते हैं नाउ फंक्शन का, तो हमारे जहां पे भी हम डालेंगे तो वहां पर डेट और समय जो सिस्टम में हमारे कंप्यूटर में डाला होगा, दोनों के दोनों यहाँ पर इंसर्ट होकर आ जाए। एमएस एक्सेल में किसी भी सेल पर लागू होने वाला सामान्य प्रकार का डेटा कहा जाता है ना? एमएस एक्सेल में किसी भी सेल में जब हम डाटा एंट्री करते हैं, कुछ भी एमएस एक्सेल ओपन किया और एंट्री कर रहे हैं, तो वो किस तरह का डेटा कहलाता है ना? किस तरह का डेटा कहलाएगा, वो उसी तरह का डेटा कहलाएगा जिस तरह का उस सेल को हमने असाइन करके रखा है ना? तो जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा जो सेल होते हैं, जितनी भी सीट्स होती है, बाय डिफॉल्ट किस मोड में होते हैं, वो होते हैं भैया जनरल। बाय डिफॉल्ट किस में होते हैं, वो होते हैं जनरल में, है ना? फिर बाद में आप उसको असाइन करते हो, चाहे तो आप करेंसी में कर लो, डेट में कर दो, टैक्स में कर दो, है ना, या लॉजिक में कर दो, जो भी आपकी इच्छा हो, उसको डेट टाइम समय सब में कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो जनरल होता है, इसको याद रखो। ठीक है, तो हम जो भी एंट्री कर रहे हैं पहले कैसे जाएगी, वो जनरल ही जाएगी। ठीक, अगला है एक्सेल में किस कुंजी द्वारा नई वर्कशीट इंसर्ट की जाती है? अब नई वर्कशीट को इंसर्ट करना है, तो नई वर्कशीट को जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो हम जहाँ पे सीट नीचे बनी होती है वहां पर हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करके क्या कर सकते हैं, हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, है ना? नीचे सीट्स बनी होती है ना, सीट 1 सीट 2, तो वहां पर खाली जगह होती है, तो क्लिक करेंगे तो एक सीट और आ जाएगी। अगर शॉर्टकट की से अगर हम लोग करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो आप याद रखना, एक्सेल में जब भी हमको नई वर्कशीट ओपन करना है तो हम शिफ्ट के साथ में क्या प्रेस करने वाले हैं, F11 प्रेस करने वाले। शिफ्ट प्लस F11 हम प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में शॉर्टकट की ओपन हो जाएगी, मतलब एक्सेल की सीट ओपन हो जाएगी। इसके बाद अभी हमारे पास एसक्यूएल। एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है, शॉर्टकट फुल फॉर्म आपको बोले, एसक्यूएल क्या है भैया, तो एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज, है ना? अब इसका फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है तो क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये वाला स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसको याद रखना। साथ में ये भी याद रखना कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, कौन सी है ये, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और ये कौन सी जनरेशन में हमारे पास मिला है, तो 4th जनरेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में है खालिस्तान रहेगा फंक्शन दिए गए दिनांक का वर्ष भाग लौटाता है। मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है जो अगर हमने उसको दे दिया, है ना, उसको जो भी हमने डेट दे दी, मान लो हम दे देते हैं उसको 25/12/25 अगर हमने दे दी, है ना, या 25/12 हम 26 दे देते हैं, 25/12 और 26 दे दी, तो अगर हमने ये उसको दिया हुआ है तो देन क्या होने वाला है, जब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हम क्या लौटा देगा, वो वर्ष लौटाएगा, है ना? तो हम लगाएंगे इसमें ईयर का फार्मूला। जैसे ही हम इस पे लगाएंगे तो क्या लौटा देगा, वो 26 लौटा देगा, है ना, क्योंकि वही ईयर में डाला है। 25 डालेंगे तो 25 आएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में संख्यात्मक मान का डिफॉल्ट संरक्षण क्या होता है? संरक्षण मतलब अलाइनमेंट क्या होता है? जब भी हम क्या करते हैं, उसमें एंट्री करते हैं किसकी, संख्या की, नंबर्स अगर हम डालते हैं तो एक्सेल की सेल होती है
है ना? मान लो मैं ऐसे 2 बना देता हूँ ताकि 2 चीज़ बता दूँ, है ना? जब भी हम क्या डालेंगे इसमें नंबर डालेंगे, मान लो हम डाला इसमें 12 डाला, तो मान लो हमने 12 डाला, तो ये कहाँ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में जाएगा। और अगर हम इसे टेक्स्ट डालते, टेक्स्ट अल्फ़ाबेट अगर डालते तो कहाँ जाता वो जाता भैया लेफ्ट साइड में। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में जाएगा, नंबर हमेशा राइट साइड में जाएँगे उस सेल में, इसको याद, है ना? और जाते कहाँ है बॉटम, ये भी है। तो क्या राइट आंसर आएगा इसमें? इसमें आएगा भैया राइट, है ना? और टेक्स्ट के लिए बाया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है भैया? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ना? जिसको बैकएंड में हम लोग यूज करते हैं। तो एसक्यूएल जैसे यूज करते हैं वैसे हम इसको भी यूज कर सकते हैं एमएस एक्सेस को, और एमएस एक्सेस हमारे पास बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल भी होता है। तो इसके लिए हम क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? तो ये होता है भैया आरडीबीएमएस, है ना? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, बस इतना सा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का एक प्रकार नहीं है? मतलब जो डेटाबेस हम लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो अलग-अलग डेटाबेस हम बनाते हैं, टाइप्स ऑफ डेटाबेस जब पढ़ते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो हम नहीं बनाते हैं, नहीं बनता ही नहीं, है ना? हमारे पास है हायरार्चिकल। हायरार्ची में याद रखना हमेशा कैसा होगा? बढ़ते क्रम में। छोटे से कहा जाएगा वो बड़े, है ना? मतलब ए से लेकर जेड तक, पहले छोटी बात फिर बड़ी बात, है ना? हायरार्चिकल हो गया, ये तो हम यूज करते हैं। नेटवर्क रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ये भी हम लोग यूज करते हैं। आपस में लिंक होता है सब जगह, है ना? रिलेशनल जो इसमें टेबल हम बनाते हैं, हाँ, तो वाला भी हम लोग क्या करते हैं? यूज करते ही करते हैं, है ना? ट्रांजिशन वाला जो है हमारे पास में, ट्रांजिशन हम लोग यूज नहीं करते, है ना? ट्रांजिशन जैसा कोई भी डेटाबेस मॉडल होता ही नहीं है। और ट्रांजिशन जो यूज करते हैं हम लोग, तो यूज करते हैं कहाँ? पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन के लिए यूज करते हैं। जब एक स्लाइड जाती है दूसरी स्लाइड आती है, तो वहां ट्रांजिशन हम लोग लगाते हैं, उसको याद। चलिए, तो ये हो गए आज के प्रश्न। मंडे से हम लोग आने वाले हैं लाइव, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को आज, है ना? क्योंकि एक दिन पहले का सब्सक्रिप्शन होगा, तभी आप वहाँ पे भाग ले सकते हो। जो लाइव क्लासेस हमारी रहने वाली है वो रहेगी इवनिंग में 6 बजे से, ठीक है? तो इवनिंग में 6 बजे से हमारी मंडे से लाइव क्लासेस रहेगी। कोशिश करेंगे कि डेली रहे, तो आप लोग आइए, ज्वाइन करिए और अपने रिजल्ट अच्छे से कर लीजिए, है ना? साथ ही ये कोर्सेज की जानकारी आपको मिल चुकी है ना? इसमें आपको मिलने वाले हैं सिर्फ मॉक टेस्ट है ना? 52 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट है और 5 आपको मिलेंगे फुल टेस्ट, है ना? जो 75 के होने वाले, और इसमें आपको एमसीक्यू प्लस मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, है ना? दोनों, मतलब ये इसमें आ गया, साथ में आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, अलग-अलग टॉपिक के अलग-अलग एमसीक्यू, है ना? लगभग 80 से 100 के बीच में मिलेंगे। और ये वाला जो है आपके पास, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास में पढ़ना है, डिटेल में कंप्यूटर को पढ़ सकते हैं हम लोग, है ना? साथ में आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे और फुल टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? और खास बात इसमें ये है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो कब तक है? मार्च के एग्जाम तक की है। मतलब अगर कोई बच्चा मार्च के एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है तो वो भी इसको देख सकता है, और अभी कर रहा हो तो वो भी। अभी इस पे जो क्लासेस रहेगी जनवरी के लिए रहेगी, फिर इसी को मॉडिफाई करके और मार्च के लिए इसी में नया सेशन स्टार्ट किया जाएगा, है ना? और ये जो दोनों है, इनकी वैलिडिटी होने वाली है सिर्फ जनवरी वाले एग्जाम, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया हमारे चौथे नंबर का वीडियो। और ये एप्लीकेशन जो है ये आप डाउनलोड तो हर कोई कर ही लीजिए, है ना? क्योंकि इसी पर मिलेंगे आपको फ्री टेस्ट, ठीक है? और उसकी संख्या हम बढ़ाएंगे एग्जाम के टाइम। तो याद रखिए, है ना? सर्च करना है आपके, आपको राज कंप्यूटर बैतूल, या इसकी एप्लीकेशन की जो लिंक है आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जो पुराने वीडियो है इस सीरीज के, उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन, ठीक है? तो आप करिए तैयारी, हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।